हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अ यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं वो कई एग्ज़ाम्स ऐसे यूपीएससी प्री, मेंस, यूजीसी नेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेट, सेट और अदर नेशनल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ रिलेटेड विद पोस्ट वैदिक पीरियड। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में वैदिक पीरियड भी कवर कर लिया था, उनके ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के वेरियस लाइफ एस्पेक्ट हैं जो वो भी कवर कर लिए थे। अभी जो हमने रीसेंट टॉपिक स्टार्ट किया है वो है पोस्ट वैदिक पीरियड। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो कुछ भी अरेंजमेंट्स या जो कुछ भी चीज़ें हमें वैदिक पीरियड में देखने को मिलती थी वो चीज़ें क्लैप्स कर जाती हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में। और ये टाइम पीरियड कब तक माना जाता है? 1000 BC से लेके 600 BC तक का टाइम पीरियड माना जाता है। मतलब एक सीधी सी बात मान लो कि जब तक जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पिक्चर में नहीं आते तब तक जो पीरियड कंसीडर किया जाता है उसको पोस्ट वैदिक पीरियड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस करके आए थे कि पोस्ट वैदिक लिटरेचर कौन कौन सी चीज़ें उनमें आती थी और किस तरीके के मतलब चीज़ों को मेंशन किया गया था वहाँ पे। अभी इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है पोस्ट वैदिक पीरियड के जो सिविलाइजेशन है उनकी पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। अभी इसमें क्या चेंजेस आते हैं ये देखो। सबसे पहले तो क्या है, ओरिजिन ऑफ बिग एंड पावरफुल किंगडम्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे राज होते थे। ठीक है, और जो एरिया मैं बता दूं वो एरिया भी कहाँ तक था, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जहाँ जिसको हम सप्त सिंधु रीजन बोलते हैं, वहाँ तक ही क्या है सीमित था जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी। तो मतलब एक तो एरिया भी कम है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो जो राज या जनपद जो भी होंगे वो भी कैसे होंगे, वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, अब सप्त सिंधु मैंने बताया था ये किसका नाम है? ऋग्वैदिक नाम है। आजकल जो हम पंजाब की बात करते हैं, अनडिवाइडेड पंजाब जो पहले हुआ करता था उस रीजन को बोला जा रहा है सप्त सिंधु रीजन। ऋग्वेद में पंजाब का नाम क्या आ रहा है? सप्त सिंधु। ठीक है, और यही चीज़ अगर बता दें हम कि पुराण, जो हमने पुराण की स्टडी की थी जो नॉर्मली 18 थे जो पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं, उसकी अगर बात कर लें तो उसमें पंजाब का नाम क्या आता है? पंचनदा। ठीक है, तो वहाँ पे उसका नाम पंचनदा आ जाता है। मतलब ये एक सिंपल सी चीज़ है। आज जो मॉडर्न नेम्स हैं और उस समय जो बोल दो कि प्राचीन या ऋग्वैदिक नेम है उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो हैं बनकर आते रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक चेंजेस जो सबसे पहले आता है वो है ओरिजिन ऑफ बड़े बड़े जो मतलब किंगडम्स का जन्म होता है, उदय होता है, पावरफुल किंगडम्स का उदय होता है। और उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे गांधार हो गया, मगधा हो गया। मगधा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मगध तो इंडिया की पॉलिटिक्स में, एंशिएंट पॉलिटिक्स में क्या है, सेंट्रल रोल अदा कर रहा था। ठीक है, जहाँ पे इसके ऊपर अधिकार कर लो तो अल्टीमेटली आपका सारे देश के ऊपर अधिकार मान लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंदा वंश का राज था, फिर मौर्य वंश आएंगे, फिर उसके बाद में और भी अदर डायनेस्टीज़ जो हैं वो इसके लिए मारो मार चलेगी। ठीक है, अंग हो गया, कुरु हो गया कौशल हो गया और पांचाल हो गया। ठीक है, अभी ये नाम आपको कुछ ना कुछ शायद सुने सुने लग रहे होंगे। ठीक है, ये इन सब का जिक्र किस में आता है? इन सब का जिक्र जो है महाभारत में भी आता है। जैसे पांचाल देश की जो द्रौपदी है, द्रौपदी इसी जनपद से रिलेटेड थी, पांचाल, इसीलिए उसे पांचाली भी बोला जाता था। अंग प्रदेश जिसका जो दानवीर कर्ण है, जो कुंती पुत्र कर्ण है, उसको वहाँ का क्या है सूबेदार, या जो बोल दो कि उसको वहाँ का राजाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है जो कौरवों की तरफ से। ठीक है,
कुरु भी कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड है। कुरु प्रदेश जैसे कौरवों का जो एरिया था उसको ही बोला जाता था, ठीक है। तो ये महाभारत में इनका जिक्र आता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ कुछ बड़ी बड़ी किंगडम्स बन गई थी, पावरफुल किंगडम्स बन गई थी, और उनमें क्या है अपनी कंट्रोल करने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्या है एक जंग सी स्टार्ट हो गई थी। उनमें सबसे पहले जो आता है वो है पॉलिटिकल लाइफ में किंग सबसे सुपीरियर था, ठीक है। जैसे कि वैदिक पीरियड में भी किंग सबसे पहले आता है, किसी भी अरेंजमेंट में किंग सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो चेंजेस आई वो आई इनकी किंग्स की पावर में काफ़ी हद तक मतलब बढ़ावा हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चेक कर लीजिए एक बार जाके। जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में राजे जो थे, राजा जो यहाँ जिनको हम किंग बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं थे, ये डेस्पोटिक नहीं थे, ये डिक्टेटर नहीं थे। इनको सभा और सम्मति के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था, इनको मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। अगर मिनिस्टर्स या सभा सम्मति चाहे तो वो किंग को हटा सकती थी, और राजे का मेन कर्तव्य होता था लोगों की भलाई करना, ना कि उनको कष्ट देना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे राजे की ताकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको कोई भी रोक टोक नहीं है, और कोई भी उसके ऊपर मतलब तलवार नहीं लटक रही कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो देन क्या उसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे राजा का ओहदा है वो हेरिडिटरी ही था, जैसे कि पिछले इवन हर एक मोनार्कियल सिस्टम में ऐसा ही चलता है कि राजे का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही परंपराएं चल रही थी। एक जो नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। मतलब किंगशिप में जो राजतंत्र है, राजतंत्र में इन्होंने दैवी अधिकार की थ्योरी को जोड़ दिया था। मतलब इन्होंने ये बताया कि राजे क्यों बनते हैं, क्योंकि वो किंग्स के घर में जन्म लेते हैं, ठीक है। अगर राजा आपके लिए भलाई का काम कर रहा है तो इट मीन्स परमात्मा आपसे क्या है, खुश है, इसलिए किंग आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड दे रहा है। अगर किंग अच्छे काम नहीं कर रहा, आपको पनिशमेंट दे रहा है, आपको सज़ा दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड आपसे नाराज़ है, और ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मानी जाती है कि जो राजे हैं, राजे बेसिकली क्या हैं, राजे हैं परमात्मा की एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। जैसे हम मिडीवल पीरियड स्टार्ट करेंगे ना, तो मिडीवल पीरियड में भी कुछ ऐसा ही डिवाइन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे बोला जाएगा कि जो सुल्तान है या जो बादशाह है वो क्या है, एक तरीके की अल्लाह की परछाई है। तो इसी तरीके का कंसेप्ट इन्होंने भी है कि जो राजे हैं, राजे बेसिकली क्या हैं, ये परमात्मा के दूत हैं। उनको क्योंकि परमात्मा इतना वेला नहीं है, इस करके उन्होंने राजाओं को चुना है लोगों की हेल्प करने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने मनुस्मृति का भी जिक्र किया था। मनुस्मृति, मनु है ब्रह्मा का बेटा, और मनु को ब्रह्मा ने भेजा था लोगों को कंट्रोल करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस तरीके की डिवाइन थ्योरी जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी राजा का होना बहुत ही ज़रूरी मान लिया जाता था, ठीक है। राजा के लिए इतना मतलब बन गया जैसे कि अगर राजाओं के बिना तो देवता भी युद्ध नहीं जीत सकते, मतलब इस तरीके की चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो अभी ये जो राजे होते थे, ये कई तरीके की जो उपाधि हैं उनको धारण किया करते थे। जैसे एक राट हो गया, राजाधिकार हो गया, चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजाधिकार, ठीक है। इस तरीके की कुछ ना कुछ अपनी जो बोल दो कुछ ना कुछ उपाधियाँ धारण करते थे, मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। और हेरेडिटरी था, तो मतलब जो बड़ा बेटा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे गद्दी पे बैठेगा, अगर नहीं तो देन क्या है कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती थी हेरेडिटरी टर्म के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो आ जाता है, ये जो राजे होते थे, अभी यहाँ का मैंने बताया था कि रिलीजियस लाइफ थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई थी, थोड़ा सा दिखावा, थोड़ा सा सुपरस्टिशन यहाँ पे बढ़ गया था। तो राजे जो थे, राजे क्या थे, कई तरीके के यज्ञ किया करते थे। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लीजिए आप, राजसीय यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो राजसीय यज्ञ है जो, ये बेसिकली अभी ये यज्ञ कौन किया करते थे, ये पुरोहित किया करते थे, ठीक है। तो पुरोहित राजे के बाद अगर किसी का नंबर आता था तो वो पुरोहितों का आता था, मतलब सबसे सुप्रीम होगा, सुपीरियर होगा राजा, और उसके बाद जो जिसका नंबर आएगा वो होगा पुरोहित, ठीक है। तो राजसीय यज्ञ बेसिकली कब किया जाता था, किंग्स इनॉग्रेशन पे, मतलब जब राजा नई गद्दी पे बैठता था, नया नया राजा बनता था, तो उस समय पर क्या है, राजसीय यज्ञ है जो वो करवाया जाता था। ये कितने साल तक चलता था, ये 1 साल के लिए चलता था। और इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि राज्य में जो राजा है, किंग में दैवी शक्तियों का क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, मतलब उसमें परमात्मा की शक्तियाँ वास कर रही हैं इस यज्ञ के थ्रू, जो एकदम उसके इनॉग्रेशन
किंग्स के इनाग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में तकरीबन आपको पता होगा, अश्वमेधा यज्ञ रामायण है। रामायण में भी इस यज्ञ के बारे में पता चलता है। जब रामा जो हैं अब अयोध्या वापस लौट जाते हैं रावण का वध करके, तो देन जब वो अयोध्या में अश्वमेधा यज्ञ करते हैं, और उसके बाद एक हॉर्स है, हॉर्स को क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और जिसको जो लव और कुश है, लव और कुश का कुश क्या कर लेते हैं, उसको हॉर्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कहानियाँ आपने ज़रूर देखी होगी। रामायण अगर आपने देखा हो, इस समय तो काफ़ी हॉट टॉपिक है रामायण। तो अश्वमेधा यज्ञ क्या होता था, मतलब राजा जो होता था, राजा यज्ञ करता था, उसके बाद वो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़े का सेक्रीफाइस किया जाता था, और घोड़ा जो है जिस जिस एरिए में जाता था, अगर उसको कोई नहीं रोकता था दूसरा किंग, तो ये मान लिया जाता था कि उस किंग ने घोड़ा छोड़ने वाले राजा की क्या कर ली है, मतलब सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया है, मतलब उसके अधीन चला गया है वो। ठीक है, अगर कोई राजा उस घोड़े को कब्जे में कर लेता था, या उसको रोक लेता था, या फिर उसको अपना तबेले वगैरह में ले जाते थे, तो देन उसके साथ जो जिसने घोड़ा छोड़ा है, जिसने ये यज्ञ किया है, उसके साथ उसको क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी, और उसमें जो जीतता था उसका फिर कंट्रोल मतलब सारे एरिए में हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यज्ञ हुआ करता था। मेनली ये बोल दो कि ये इट वाज यूज्ड बाय एंशिएंट इंडियन किंग्स टू प्रूव देयर इंपीरियल सोवरेनिटी, मतलब जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो एरिया राजे की सोवरेनिटी के अंदर होगा। और जब ये यज्ञ सफल हो जाता था, तो उसके बाद ये चक्रवर्तिन की उपाधि जो है वो मतलब धारण करते थे। चक्रवर्तिन मतलब सबसे सम्राट, जो मतलब चक्रवर्ती मतलब सारे दुनिया का जैसे मतलब क्या वो बोल दो, स्वामी बोल दो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है वाजपेयी यज्ञ हो जाता है। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, इसमें रथ हॉर्स चैरियट है, जो घोड़े के साथ बंधे हुए रथ होते हैं, उनकी एक रेस करवाई जाती थी। ये किन में करवाई जाती थी, जो ब्रदर्स होते थे, जो राजे के ब्रदर्स हैं, उनमें वो सभी इस रेस में हिस्सा लेते थे, और इनको भी काफ़ी हद तक क्या है इम्पोर्टेंट माना जाता था। और ये ऐसा माना जाता था कि अगर जब ये यज्ञ पूरा हो जाएगा, तो देन उसके बाद जो राजा है, राजा क्या है सबसे सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन इसमें जुड़ा रहा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है, इसमें भी ये बोला जा रहा है कि राजे जो हैं जो डेस्पोटिक नहीं हो सकते थे, तानाशाह नहीं हो सकते थे, उनको रूल करना पड़ता था धर्मा के अकॉर्डिंग, मतलब जो धर्म सिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, जो धर्म मतलब नैतिकता सिखा रही है, उस समय की रीति रिवाज कस्टम्स जो कुछ भी चीज़ें सिखा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है चला मतलब किया जाता है। ठीक है, और जब भी राजे का जो राज तिलक हुआ करता था, उस समय क्या होता था, जो भी राजा के अंडर जो भी डिफरेंट रिवर्स हैं, उन रिवर्स का पानी इकट्ठा करके उस राजे को क्या किया जाता था, उसका नहलाया जाता था, स्नान करवाया जाता था, और उसके बाद उनका क्या राज तिलक किया जाता था। तो मतलब ये चीज़ें नॉर्मली ये देख लो कि कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन ज़्यादा बढ़ गया है। चीज़ें तो थोड़ी बहुत ही वैसी हैं, हाँ पावरफुल और बिग किंगडम ज़रूर आ गई हैं, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। पर हाँ ये है कि राजे की ताकतें बहुत बढ़ गई थी, अब उसको रोक टोक करने वाला और सभा समिति की ताकतें क्या है, डिक्लाइन हो गया था उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो आता है वो आता है मिनिस्टर्स जैसे कि वैदिक पीरियड में भी राजा की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। इस समय भी कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स थे जिनका मतलब जिक्र आता है अथर्ववेदा के अकॉर्डिंग माना जाता है कि मिनिस्टर्स आर द क्रिएटर ऑफ स्टेट, मतलब राज का निर्माता किनको माना गया है, इन मिनिस्टर्स को माना गया। और कहीं कहीं ये भी जिक्र आता है, मतलब अथर्ववेदा किन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा है बेसिकली। ठीक है, अपने जो वर्चस्व है उसको सिर्फ़ और सिर्फ बताने के लिए, अपना सुपीरियर स्टेटस दिखाने के लिए। और इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर मंत्री चाहे तो राजा को बदल सकते हैं, मतलब कहीं कहीं ये भी जिक्र आता है, और ख़ास तौर पर अथर्ववेदा में आता है। अभी इनको क्या बोला जाता था, इनको रत्निन बोला जाता था, या फिर रतन्स ऑफ क्राउन बोला जाता, मतलब जो सर के ताज है, ताज के इनको रतन के बराबर माना जाता था, क्योंकि ये राजे की काफ़ी हद तक क्या हेल्प करते थे। उनमें से सबसे जो पहला नंबर आता था वो पुरोहित का आता था, ये धार्मिक अनुसंधान वगैरह करता था। ठीक है, वो अगर राजा किसी के सामने सर झुकाता था तो वो सिर्फ कौन होता था, पुरोहित होता था, मतलब ये ब्राह्मण होते थे लोग। ये राजे के लिए पूजा करते थे, युद्ध में भी जीत जाए उसके लिए भी पूजा करते थे। ये जो कुछ भी यज्ञ वगैरह जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, वो यज्ञ वगैरह भी पुरोहित के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें की जाती थी।
हाँ, मतलब एक चीज़ और देखो इसमें, जो कंसेप्चुअल नहीं है एनालिसिस, जो मेरा है अपना एनालिसिस है, जो किंग थे, किंग ने ब्राह्मणों को क्या कर दिया, सुपीरियर स्टेटस दे दिया, इनको हेल्प की और इनके मतलब इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी। और इसका बदला ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने इनको किंग को एक डिवाइन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। डिवाइन मतलब इनको परमात्मा के साथ जोड़ दिया कि ये परमात्मा के दूत है। मतलब एक गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं समझौता ज़रूर हुआ होगा इनमें, ठीक है। चलो ये मेरा एनालिसिस है, आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है सेनानी। जैसे कि पहले भी था सेनानी, सेनानी का मेनली काम क्या होता है, वो काम होता है आर्मी चीफ, ठीक है, सेना का संचालन करना। अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या है, सेनानी मेनली काम करता था, हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रामनी। ग्रामनी नॉर्मली हमने वैदिक पीरियड में भी देखा है, जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामनी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे उसके कुछ काम बढ़ गए हैं। वो काम क्या है, वो टैक्स भी इकट्ठा कर रहा है गांव में, वो गांव के झगड़ों का निपटारा भी कर रहा है, एज अ जज की भूमिका में भी है, और वो आर्मी फंक्शंस भी कर रहा है। मतलब अगर गांव लेवल पर कोई आर्मी के फंक्शंस या कोई रिक्रूटमेंट करनी है या कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो फंक्शंस भी क्या है, ग्रामनी के द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब ग्रामनी के कामों में यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गए उसके काम। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है भागदुआ। भागदुआ जो है वो है टैक्स कलेक्टर। मतलब ऐसा होता होगा अभी ग्रामनी जो है अपने अपने गांव में इकट्ठा कर लेते होंगे टैक्स, उसके बाद ये ग्रामनी से, ये भागदुआ है जो, ये ग्रामनी से क्या कर लेता होगा, इकट्ठा कर लेता होगा। और उसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है समग्रहत्री, ठीक है, समग्रहत्री या संग्रहत्री। ये क्या होता था, ये ट्रेजरर होता था। तो मतलब ये है, अभी सबसे पहले ग्रामनी ने इकट्ठा किया, बाद में ग्रामनियों से भागदुआ ने इकट्ठा किया, और बाद में जाके खजाना में ट्रेजरर, खजांची है जो, उसमें क्या कर दिया, जमा करवा दिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सूत। सूत क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में भी, रामायण में भी, एक रथ है, रथ के ऊपर कोई ना कोई जो वॉरियर्स हैं वो चढ़े हुए हैं, और उनका रथ चलाने वाला एक जो रथ को चला रहा है, जो घोड़ों को मतलब इधर उधर लेके जा रहा है, उसको सुत बोलते हैं। वो चैरियर कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि कुंती पुत्र कर्ण है जो महाभारत में, उसका जो जिसने जो उसका फादर बताया जाता है उसमें, वैसे तो वो कुंती का बेटा होता है, सूरज देवता का एक सन होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या है, जिसको उसने पाला होता है वो कौन होता है, सुत होता है। मतलब वो जो भी हमारे कौरव थे, कौरवों के अंडर सुत का मतलब रथ चलाने का काम किया करते थे। इसी वजह से उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो महाभारत से भी हमें पता चल जाता है कि कास्ट सिस्टम कितना हावी रहा होगा। मतलब वो है हमारे धार्मिक ग्रंथ, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक सुतपुत्र होने की वजह से, एक निम्न वर्ग के होने की वजह से कर्ण को सेना का संचालन या सेनापति बनने से जो होते हैं महाभारत में, उनका नाम नहीं मेरे याद में आ रहा, ठीक है, वो रोक देते हैं, ठीक है। जैसे द्रोणाचार्य भी रोक देते हैं कि अगर ये सेना को लीड करेगा तो देन क्या मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। अभी नेक्स्ट आ जाता है जो वो है सभा एंड सम्मति। सभा एंड सम्मति जिसको बोला जाता है डॉटर्स ऑफ प्रजापति। अथर्ववेदा में इसका जिक्र आता है, इनको डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति किसको बोला जाता है, ब्रह्मा को ही बोला जाता है। तो सभा और सम्मति एक तरीके की बोला जा रहा है कि इनकी ही पुत्रियां थी, अभी इनकी सिचुएशन में डाउनफॉल आ जाता है, इनकी पोजीशन डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। मतलब जो स्टेटस इनको वैदिक पीरियड में था वैसा कुछ भी नहीं रहता। ये जस्ट अपनी सजेशंस एडवाइस देती हैं किंग को, किंग माने या ना माने किंग की अपनी मर्ज़ी है, कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता कि हाँ आपको ये चीज़ें जो है वो माननी पड़ेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर किंग देखेगा, उसके बाद उसकी जो पुरोहित है या सेनानी जो हैं वो उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। विलेज की अगर बात कर लो तो ग्रामनी देखेगा, ठीक है, उसका सारा कुछ जो कुछ भी कंट्रोल करना है। तो इस तरीके का सिस्टम था। हाँ, और एक और नई चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है, यहाँ पे कुछ अध्यक्ष रिक्रूट किए जाते हैं। मतलब ये जज की भूमिका में ही होंगे एक तरीके से, जैसे आजकल जज लोग होते हैं वैसा ही सिस्टम कुछ अध्यक्ष का भी होता होगा। ये राजा के द्वारा रिक्रूट किए गए किस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करने के लिए, जो कुछ भी मुकदमा वगैरह उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों के करवाने के लिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है भगदुआ का बता ही दिया था, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम मतलब यहाँ पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में बलि को बोला जाता, बलि का मतलब होता था गिफ्ट्स आर टेकन फ्रॉम दी पीपल और दी अदर किंग्स, ठीक है। जो टैक्स लिए जाते थे, जहाँ तो नॉर्मल लोगों से लिए जाते थे, या फिर दूसरे जीते हुए जिनको वो राजा हरा देता था, या फिर जो राजे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उनसे ये टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो उसको टैक्स नहीं, गिफ्ट लिए जाते थे, उन गिफ्ट्स को बलि बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई, एग्रीकल्चर बढ़ गई है, एरिया भी एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। और बड़े बड़े किले बनने लग गए हैं, उसके बाद बड़े बड़े महल बनने लग गए हैं, तो उसके रख रखाव के लिए सेना भी आ गई है प्रॉपरली, ठीक है। परमानेंट आर्मी रख ली है, तो उसके खर्च के लिए एक टैक्स लगाना ज़रूरी हो गया था। तो वो टैक्स लगाया गया लैंड के ऊपर, 16वां हिस्सा एज अ टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, और उसको क्या बोला जा रहा है, बलि बोला जा रहा है एट दैट टाइम। और इस टैक्स को इकट्ठा कौन करता था, भगदुआ इकट्ठा करता था। गांव में कौन इकट्ठा करता था, ग्रामीण इकट्ठा करता था। और जो ट्रेजरर होता था इनका, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे समग्रैत्री बोलते थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ वारफेयर। वारफेयर का तरीका भी बदल गया। वैदिक पीरियड में कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। जब ज़रूरत होती थी तो आसपास के कबीले के लोग इकट्ठे होकर, नौजवान लोग आपस में लड़ लिया करते थे, ठीक है। उनको कोई प्रॉपर जो कुछ भी जीत होती थी उसमें से जो कुछ भी उनको फ़ायदा होता था वो आपस में बांट लिया जाता था। तो इस तरीके का सिस्टम वैदिक पीरियड में था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में ये चीज़ें कलैप्स हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी किंगडम्स आ जाती हैं, बड़े बड़े किले बन जाते हैं, बड़े बड़े महल बन जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका रख रखाव रखने के लिए एक परमानेंट आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो परमानेंट आर्मी रिक्रूट की जाती है, उनको प्रॉपरली सैलरीज भी दी जाती हैं, ठीक है। और उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, सेनानी होता है। हमने पिछली स्लाइड में क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करेंगे वो है इनकी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जैसे मैंने बताया था कि जब वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में क्या होता है, वैदिक पीरियड में नॉर्मली ये लोग क्या होते हैं, ये होते हैं चरवाहे, ठीक है। इनका मेनली काम होता है अपने जानवर का पालना, और जानवरों को क्या है, खुली जगह में अपना जो कुछ भी खाने वगैरह वाली चीज़ें, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग मतलब चरा लेते थे। और इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इस पीरियड में वो सिस्टम थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, और एग्रीकल्चर क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर की काफ़ी मतलब ग्रोथ होती है, काफ़ी प्रोग्रेस होती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। और क्यों होती है, क्योंकि ये आयरन से बने हुए बड़े बड़े जो हल हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो लकड़ी वगैरह वाले जो औज़ार होते थे उनको छोड़कर उनकी बजाय लोहे से बने हुए औज़ार हैं उनकी मतलब यूज़ कर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कई तरीके की जो फसलें हैं मैंने पहले ही बता दी थी, वो फसलें वही चलती हैं, जैसे वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, जौ जिसको बोलते हैं हम, और अगर कॉटन की भी काफ़ी, और शुगर केन वगैरह भी क्या काफ़ी हद तक यहाँ पे उगाया जाता था। मतलब काफ़ी फसलें उगाई जाती थी अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ और द वाटर अरेंजमेंट्स, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की इम्पोर्टेंस कम ज़रूर हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, एनिमल्स को ये पालते थे। और एक और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले इंसान ने किसको डोमेस्टिकेशन किया, डोमेस्टिफाई किया एनिमल्स में, तो वो शायद डॉग का पूर्वज होगा, या डॉग जैसा कोई यहाँ जानवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉग को ही इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया था। और उसके नेक्स्ट आ जाता है कि ये लोग क्या कौन से जैसे बकरी वगैरह हो गया, ठीक है, गाय वगैरह हो गई, जहाँ फिर जिसको भेड़ बोल देते हैं, वो चीज़ें इनको ये दूध वगैरह के लिए बकरी वगैरह को मतलब यूज़ करते थे। और कई जानवर ऐसे होते थे, जैसे बोल दो गधा हो गया, हाथी हो गया, ऊँट हो गया, इनको ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। और जैसे कुछ डॉग वगैरह की बात कर लो तो इसको ये अपनी रखवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते थे। तो इस तरीके का डोमेस्टिकेशन चलता था। और कई जगह पे हमें ये भी अथर्ववेदा में ये भी जिक्र करने मिला है कि राजा जो है, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को काऊ और हॉर्स की प्राप्ति के लिए अक्सर प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। मतलब हॉर्स वगैरह को प्राप्ति के लिए इनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, परमात्मा के सामने हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो मतलब आप ही समझ लो कि हॉर्स और काऊ का क्या इंपॉर्टेंस रहती होगी। काऊ तो इनका क्या है, पवित्र एनिमल था जिसकी ये पूजा करते थे काफ़ी हद तक। और हॉर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हॉर्स इनके वारफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तब्दीली देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉइन देखने को मिलते हैं।
जब हम पोस्ट वैदिक जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ निष्क नाम का एक कॉइन मिला था। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो निशक हो गया, कृष्णन हो गया, पाद हो गया, ये कॉइन है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि पाद का क्या मतलब है, ठीक है, सॉरी वैसे साउंड कुछ अलग कर रहा है। ये निशक का क्या मतलब है, कृष्णन का क्या मतलब है। तो ये एक एज अ कॉइन थे पोस्ट वैदिक पीरियड में जो यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा और भी अदर ऑक्यूपेशंस थे। ऑक्यूपेशंस में अगर बात कर लें तो मतलब सिंपली चीज़ें चल रही थी, जैसे कुछ तनखान वगैरह होंगे, ठीक है, मिस्त्री वगैरह होंगे, या अदर चीज़ें जो चलाते रहे, मतलब कोई भी छोटा मोटा काम जो चल रहा था, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेड भी चल रहा था। हमारा ट्रेड है जो आसपास के देशों में वो चल रहा था, ठीक है। और जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स ने अपना क्या बना लिया था, गिल्ड बना लिया था। और गिल्ड को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी, श्रेणी बोला जाता था, ठीक है। इनको श्रेणी बोला जाता था। और जो इस श्रेणी का प्रेसिडेंट होता था उनको श्रेष्ठी बोला जाता था। मतलब सिंपली बात ये देख लो कि वो नॉर्मली जैसे आज ट्रेड वगैरह के रिगार्डिंग या कुछ भी लेबर यूनियन हो गया या फिर किसान यूनियन हो गया, इस तरीके के गिल्ड बने होते थे तब भी, ठीक है, उसको श्रेणी बोला जाता था। और उस श्रेणी का जो प्रेसिडेंट होता था, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संघ का जो मुख्य नेता होता था, उसको श्रेष्ठी बोला जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी है इस इकोनॉमिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ के साथ, और जो कुछ भी चीज़ें डिस्कस करने को रहती होंगी उनके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय और टेक केयर।